गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसबीपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं देवाशीष। चलिए आज के लेक्चर हम सीखने वाले एलर्जिक डिसऑर्डर के बारे में। कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं जो आपको एलर्जी की वजह से होते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा आ जाएगा एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। राइट, तो दोनों वर्ड लगभग सेम ही है, दोनों वर्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एनाफाइलेक्टिक और एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेसिस में क्या होता है, कोई भी आपके एलर्जेंस जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो गई, जैसे पोलन ग्रेन्स हो गया, कोई भी आपकी मक्खी वगैरह हो गया जिसने आपको बाइट कर लिया, मधुमक्खी वगैरह हो गया, है ना, आपका पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, कोई भी आपका ज़्यादा धुआं वगैरह हो गया, कोई गैसेस वगैरह हो गई, और इसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, एक एलर्जी हो जाता है। कोई फूड हो गया पार्टिकुलर, कोई डस्ट हो गई, कोई एनिमल्स से जो उनके हेयर वगैरह निकलते वो हो गए, तो कोई भी चीज़ आपको हो गई जो आपको एलर्जी कर रही है। राइट, तो जो एलर्जी कोज कर रही है उसकी वजह से जो आपको इमीडिएट रिएक्शन हो रहा है, जो केमिकल मीडिएटर हिस्टामाइन हो गया, हाइपोकाइनिन हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं, उनको रिलीज कर रहे हैं, केमिकल मीडिएटर रिलीज हो रहे हैं, और रिलीज होने की वजह से जो आपकी बॉडी पर रिएक्शन आ रहा है, जो आपकी बॉडी में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्सिक रिएक्शन, है ना, एनाफाइलेक्सिस। और दूसरी वर्ड आ जाता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या एनाफाइलेक्टिक शॉक, है ना। तो दोनों वर्ड आपके अलग अलग, एनाफाइलेक्सिस अलग है, एनाफाइलेक्सिस, और एनाफाइलेक्टिक। एनाफाइलेक्टिक, राइट। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आपका बॉडी क्या करती है, हाइपर सेंसिटिविटी आपकी रिएक्शन होती है, जैसे कुछ केमिकल मीडिएटर हो गए, वो जैसे ही रिलीज होते हैं, और जैसे वो रिलीज होते हैं आपके टिश्यू लेवल पर, उसकी वजह से क्या होता है आपको, इसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाता है। राइट, हाइपोटेंशन हो जाता है, आपकी टिश्यू परफ्यूजन, बॉडी परफ्यूजन हो जाता है। तो परफ्यूरेटिव जो हाइपरटेंशन होता है वो इसमें इंक्लूड होता है, वो किसमें आता है, आपके एनाफाइलेक्टिक शॉक में। राइट, कैसे, जैसे कि आपको कुछ भी रिएक्शन हुआ, मेडिएटर वगैरह रिलीज हुए, हाइपोकाइनिन हुआ, साइटो हुआ, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स वो डायलेट हो जाती है, यानी आपकी ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती है। ब्लड वेसल्स आपकी चौड़ी हो जाती है तो ब्लड का प्रेशर टिश्यू लेवल पर कम होने लगता है। जैसे ब्लड प्रेशर कम हुआ तो आपको चक्कर आने लगता है, शॉक में चले जाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक, है ना। तो कोई भी एलर्जिक की वजह से इमीडिएट जो आपकी बॉडी के ऊपर रिस्पॉन्स हो रहा है, जैसे आपकी स्नीजिंग होने लगी ज़्यादा, और बार बार खांसी होने लगी, कफ होने लगा, आपकी बॉडी पर रेडनेस होने लगी, दाने दाने हो गए, फुंसियाँ हो गई, है ना, आपको सीवियर शिवरिंग वगैरह होने लगी, आंखें आपकी पूरी लाल हो गई, हाथ पैर लाल हो गए, आँख पे मुंह पे पूरा स्वेलिंग आ गया, तो ये क्या होता है, एक एनाफाइलेक्टिक आपको रिएक्शन हो जाता है ना। स्पेशली कभी आपने देखा होगा, भाई आपको मधुमक्खी ने काट लिया, आप शहद खाने के लिए गए थे और मक्खी ने आपको डंक मार दिया, तो वहां पर रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाता है, वहां पर तो होती होती धीरे धीरे करके पूरी बॉडी में होने लगती है, जिसकी वजह से आपको खुद खुजली होने लगती है, रेडनेस होने लगती है, सूजन आ जाती है, पूरी बॉडी पे दाने दाने बन जाते हैं, रेड रेड। तो ये एक क्या होता है, एनाफाइलेक्सिक आपका रिएक्शन होता है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है। अब दूसरी चीज आती है कि शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, इवन ये आपका लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है ना। इसमें एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, यहाँ पर व्यक्ति की जान भी जा सकती है। राइट, तो कब जा सकती है, जब आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, आपका ब्लड प्रेशर परफ्यूजन हो गया, आपकी जो डायलेटेड हो गई पूरी जो आर्टरी से ब्लड वेसल्स में चौड़ी हो गई, चौड़ी होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लड जितना जाना चाहिए था वहां तक, टिश्यू लेवल तक, आपके ऑर्गन लेवल तक नहीं पहुंच पाया, तो आप शॉक में जा सकते हो। शॉक में जाने की वजह से इवन आपकी डेथ भी हो सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम बुक के हिसाब से समझेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। एनाफाइलेक्सिस इज ए immediate threatening systematic reaction that can occur exposure to a particular substance. The reaction may occur suddenly after initial contact with allergens or after any subsequent exposure. It is a result of type 1 hypersensitivity reaction in which chemical mediator release from mast cell affect many type of tissue and organ system. Chemical mediator lead to vasodilation and capillary leaking that result in hypotension and eventually vascular collapse. क्या होता है, जब भी आपको ये डिसीज कॉज होती है, आपकी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जैसे ही आप कोई भी एलर्जेंस के कांटेक्ट में आते हो, कांटेक्ट में आने के बाद आपको इमीडिएट बॉडी पे जो रिएक्शन होता है इसको हम बोलते हैं एनाफाइलेक्सिक
रिएक्शन। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ केमिकल्स मेडिएटर होते हैं वो आपकी ब्लड वेसल्स में मास्ट सेल से आपके रिलीज होते हैं, और जैसे ये रिलीज होते हैं और रिलीज मास्ट सेल अफेक्ट मेनी टाइप ऑफ द टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम। जैसे ये रिलीज होते हैं ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं आपके अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यू को, और आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। Chemical mediator lead to vasodilation and capillary leaking that result in the hypotension। दूसरा ये क्या करते हैं, आपकी जो वैसोडाइलेशन करते हैं, और वैसोडाइलेशन तो करते ही करते हैं, साथ में जो आपकी कैपिलरीज होती है, और कैपिलरीज का हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा था, शायद फर्स्ट ईयर वाले में बताया था, तो जो क्या होता है जैसे वेन्यूज और कैपिलरीज से वो आपके किसमें टिश्यू लेवल पर आपस में इंटर कनेक्टेड रहती है। आपका टिश्यू हो गया, इधर से आपकी ब्लड वेसल्स आ रही है ना, ब्रांच आ रही है 2-3, राइट, इधर से आपकी वेन्यूज आ रही है, ये आपकी वेन्यूज हो गई, तो ये आपस में क्या होती है, इंटर कनेक्टेड रहती है एक दूसरे के साथ, और बीच बीच में क्या होती है स्टूडेंट में, पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब जैसे कि एक साइडेड इनमें सर्कुलेशन होता है, वन डायरेक्शन में ही होता है, आप साइड पे इनमें भी बॉल्स होते हैं और एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है, वापस से बैक फ्लू बैकवर्ड फ्लू नहीं होता है। पर क्या होता है टिश्यू लेवल में छोटे छोटे इनमें स्पोर्स होते हैं, इनकी ओपनिंग होती है ना, गेट होता है, तो जिससे क्या होता है आपका जो फ्लूइड है ना, जो आपका ब्लड वेसल्स का, वो क्या होता है आपके ब्लड वेसल से आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में शिफ्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर में शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट होने की वजह से क्या होता है आपको बॉडी के जो टिश्यू है वहाँ पर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। इंट्रावेस्कुलर से वो किधर चला गया, एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेवल पर चला जाता है, लीकेज होना शुरू हो जाती है ना, तो जो उसका ओपनिंग है वहां से क्या होती है, लीकेज होना शुरू हो जाती है, वो ज़्यादा डायलेट हो जाती है। अब ज़्यादा डायलेट होगी तो मान लो यहाँ से भाई छोटे छोटे इसमें छिद्र थे, छोटे छोटे यहाँ पर पोर थे, हम मान के चलते हैं इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, तो अब ये डायलेट हुई, तो डायलेट होने के बाद इसके जो छेद है वो भी चौड़े हो गए, अब ये चौड़े हो गए तो यहाँ का फ्लूइड आके इधर बाहर आने लगा, ठीक है, लीकेज होने लगा, लीकेज होने की वजह से आपका स्वेलिंग आने लग जाती है, राइट। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म वर्क करता है। तो क्या होता है बॉडी पे आपको लीकेज होने की वजह से रिजल्ट फ्रॉम द हाइपोटेंशन और इवेंचुअल वेस्कुलर कोलैप्स, जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो भी कोलैप्स हो जाती है, और आपको हाइपरटेंशन और स्वेलिंग जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। अब इसका पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी मतलब ये कैसे कॉज करती है, किस तरीके से ये डिसीज हो रही है, पैथोफिजियोलॉजी में हम देखते हैं उसका पैथोलॉजिकल लेवल पर, राइट। तो एनाफाइलेक्सिस इज ए सीवियर रिएक्शन ऑफ द रैपिड ऑनसेट अफेक्टिंग ऑफ मेनी बॉडी ऑर्गन। इट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर लाइक साइटोकाइनिन and mast cell and basophils, typically due to immunological reaction but sometimes non immunological mechanism। अभी दो टाइप का होता है, immunological mechanism और non immunological mechanism। immunological और non नॉन इम्यूनोलॉजिकल, ठीक है, ये दो टाइप से होता है। तो होता क्या है, अब जैसे ही रिलीज होता है ये, जैसे ही इट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर, जो इन्फ्लेमेशन को कॉज करते हैं वो मेडिएटर यहाँ पर क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। कौन कौन से इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर है, मेडिएटर इन्फ्लेमेटरी लिख लो इधर, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर रिलीज हुए, ये मेडिएटर कौन कौन से होते हैं, साइटोकाइन, मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। फर्स्ट साइटोकाइन, मास्ट सेल और बेसोफिल्स, ये क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन आपकी सूजन स्वेलिंग को कॉज करते हैं। तो ये मेडिएटर जैसे ही आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर में आपके रिलीज होते हैं, इंट्रा सेल्यूलर में जैसे ही आपके ब्लड वेसल से रिलीज होते हैं, आपको स्वेलिंग कॉज हो जाती है, इसके बाद है ना, स्वेलिंग आपको देखने को मिलने लगती है आपकी बॉडी पर, टिपिकली ड्यू टू
इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन बट समटाइम नॉन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, कभी कभी इम्यूनोलॉजिकल भी होता है, कभी कभी नॉन इम्यूनोलॉजिकल भी होता है। इम्यूनोलॉजिकल क्या होता है? इट इन द इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म इम्यूनोग्लोबिन IgE बाइंड टू द एंटीजन द फॉरेन मटेरियल दैट प्रोवोक टू एलर्जिक रिएक्शन। क्या होता है इम्यूनोलॉजिकल में? जो आपका इम्यूनोग्लोबिन होता है IgE, इम्यूनोग्लोबिन E इम्यूनोग्लोबिन ई कौन सा है? IgE। ये क्या होता है? एक्टिवेट होता है, और जो आपके बाहर से सेल्स आते हैं, है ना, प्रोवोक सेल आते हैं, फॉरेन सेल्स, बाइंड टू द एंटीजन। ये क्या करता है? बाइंड टू एंटीजन। एंटीजन के साथ बाइंड करता है, जो कि फॉरेन सब्सटेंस या फॉरेन मटेरियल होता है। ठीक है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है, एंटीजन, उसके साथ ये क्या करता है? बाइंड करता है। कौन सा एंटीजन, कौन सा मटेरियल? जो कि आपको एलर्जिक रिएक्शन को उकसाता है, एलर्जिक रिएक्शन को प्रोवोक करता है। प्रोवोक करना मतलब उसको एक्टिवेट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, एलर्जिक रिएक्शन को, एलर्जिक रिएक्शन। तो उससे जाकर के ये क्या होता है? एंटीजन आपका बाइंड हो जाता है। कौन सा? IgE। उससे जाके क्या होता है? बाइंड हो जाता है। उससे मतलब सिंपल लैंग्वेज में उससे जाके क्या करता है? फाइट करना शुरू कर देता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ना। जाएगा, उससे टकराएगा, उससे लड़ाई करेगा, भाई तू इधर नहीं आ सकता, मैं जब तक यहाँ पर बैठा हूँ। उससे जाके लड़ाई करना शुरू कर देगा और उसको डीएक्टिवेट कर देगा, उससे फाइट करके, राइट। तो इस तरीके से ये वर्क होता है इसका। होप यू अंडरस्टैंड डियर। चलिए, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे। अब नॉन इम्यूनोलॉजिकल में क्या होता है? नॉन इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व सब्सटेंस दैट डायरेक्टली कॉज degeneration of the mast cell and basophils. These include agents such as contrast medium of temperature hot और cold. नॉन इम्यूनोलॉजिकल में क्या होता है? आपके जो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है सब्सटेंस का, जो कि डायरेक्ट डिजनरेट होना शुरू हो जाता है। डिजनरेशन ऑफ मास्ट सेल, बेसोफिल्स, मास्ट सेल किस किस का? मास्ट सेल, बेसोफिल्स, these include agents such as कौन कौन से एजेंट? मीडियम ओपर टेम्परेचर हॉट एंड कोल्ड, मीडियम ऑपोइड हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर, वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन। ओके, तो ये सारी चीजें क्या करती है? इनको, इसका डिजनरेशन होना शुरू हो जाता है, मतलब इनको डिस्ट्रॉय होना शुरू होने लगता है। तो इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, कैसे आपको ये डिसीज कॉज होती है, इसका इंटरनल क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है ना। तो फॉरेन एंटीजन सबसे पहले आएगा आपका, फॉरेन एंटीजन इंटरेक्ट, फर्स्ट लाइन में आपका आ जाएगा फॉरेन एंटीजन interact with specific IgE antibody present on mast cell and peripheral blood basophils। सेकेंड में क्या आएगा? specific IgE antibodies present
IgE antibodies present in the mast cell and peripheral blood basophils. Mast cell and in the peripheral blood basophils. Blood basophils. फिर आएगा हिस्टामाइन and other bioactive mediator release. फिर अगला आएगा प्लेटलेट eosinophils and neutrophils got activated. Platelet basophils neutrophils activated. फिर आएगा वेस्कुलर परमिबिलिटी चेंज एंड रिजल्ट. इसके बाद क्या होगा, वेस्कुलर परमिबिलिटी चेंज हो जाएगी एंड रिजल्ट वेस्कुलर permeability change and result in flushing urticaria and angioedema edema, hypertension, and bronchoconstriction. देन लास्ट आ जाएगा आपका ब्रोंकोस्पाज्म, म्यूकोसल एंड एडिमा, इन्फ्लेमेशन. ब्रोंकोस्पाज्म, म्यूकोसल एडिमा, and inflammation. Right? चलिए इसको हम समझ लेते हैं. पैथोफिजियोलॉजी को हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कैसे कॉज होती है डिसीज, कैसे डिसऑर्डर होता है. सबसे पहले क्या होता है, आपका फॉरेन एंटीजन इंटरेक्ट विद कोई भी आपका फॉरेन एंटीजन है, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, व्हाटएवर, ये इसने इंटरेक्ट किया. स्पेसिफिक आईजीई एंटीबॉडीज present in the mast cell and peripheral blood basophils.
क्या होता है आपके ब्लड के अंदर स्पेसिफिक आईजीई एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं एंड पेरिफेरल ब्लड बेसोफिल्स होती है, राइट, है ना। अब ये क्या होता है, हिस्टामिन एंड अदर बायोएक्टिव मेडिएटर रिएक्ट, है ना। तो अब जैसे हिस्टामिन हो गया और अदर जो बायोएक्टिव मेडिएटर होते हैं वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब वो रिएक्ट करते हैं, उसके बाद फिर अगली स्टेज में क्या होता है, प्लेटलेट, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट। जो आपके प्लेटलेट हैं, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये एक्टिवेट हुए फिर क्या होगा, वेस्कुलर परमिएबिलिटी चेंज, जो ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी है जो पतली थी वो क्या हो जाती है, ज़्यादा डायलेटेड हो जाती है, उसकी परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है, ब्लड का फ्लो इसमें चेंज हो जाता है, चेंज एंड रिजल्ट इन द फ्लशिंग अर्टिकेरिया। रिजल्ट इन क्या होता है, फ्लशिंग अर्टिकेरिया, आपकी स्किन पर रेडनेस होना, स्वेलिंग आ जाना, दाने दाने हो जाना, एंड एंजियो एडिमा, उसके बाद क्या होता है आपके एडिमा हो जाना, और हाइपोटेंशन, डायलेट होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाना, हाइपोटेंशन हो जाना, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होना। फिर नेक्स्ट अगला आ जाता है ब्रोंकोस्पाज्म, म्यूकोसल एडिमा और इन्फ्लेमेशन। क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा, म्यूकोसल एडिमा होगा, और फाइनली और लास्ट में क्या होगा, आपको इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगी, है ना। ब्रोंकियल्स आपके स्पाज्म होने लग जाएगी, आपकी जो म्यूकोसल है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन में भी आपका एडिमा हो जाएगा और आपको इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और इसकी वजह से आप रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जाने से आपकी इवन डेड भी हो सकती है, राइट। तो ये इसका पैथोफिजियोलॉजी एक बार और बता देता हूँ। कोई भी फॉरेन एंटीजन बैक्टीरिया वायरस ने इंटरेक्ट किया, जो हमारी स्पेसिफिक एंटी बॉडीज होती है जो आपके ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती है, जैसे मास्ट सेल हो गया, पेरिफेरल हो गया, और आपका ब्लड वेसोफिल्स हो गया, है ना, ये एक्टिवेट होती है। एक्टिवेट होने के बाद हिस्टामाइन को, जो कि आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है, और बायो एंड अदर बायोएक्टिव मीडिएटर को रिएक्ट करती है, इनका रिएक्शन शुरू होता है। ऐसे जो रिएक्ट होते हैं आपकी प्लेटलेट हो गई, बेसोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, ये भी साथ ही साथ आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। इनको मैसेज देते हैं जाके, भाई बॉडी के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, कुछ फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है। तो ये भी आपका ऐसे इम्यून रिस्पॉन्स वर्क करते हैं, है ना, आपके ब्लड सेल्स हो गए तो ये भी आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये एक्टिवेट हुए तो फिर क्या होता है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी चेंज, आपकी जो ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी है, जिस हिसाब से आपका सर्कुलेशन होना चाहिए था, उसमें क्या होता है, चेंजेस आ जाता है, एंड रिजल्ट इन द फ्लशिंग अर्टिकेरिया। और उसकी वजह से क्या होता है, अर्टिकेरिया होता है, स्किन पर आपकी रेडनेस आ जाना ना, और डॉट डॉट वगैरह होने लग जाना, तो ये हो जाता है। फिर एंजियो एडिमा, साथ ही साथ आपका एडिमा भी हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर आए इंक्रीज होगा तो, और हाइपोटेंशन होना, ब्लड वेसल्स आपकी चौड़ी हो गई, डायलेट हो गई, उसकी वजह से आपको क्या हो गया, हाइपरटेंशन होना, एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, आपकी जो ब्रोंकियस है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना, ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा, और आपकी जो म्यूकोसल एडिमा होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, और इवन आपको रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जाने से डेड भी हो सकती है। इसलिए आपकी लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन होती है। आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। सो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन साइन एंड सिम्टम, है ना, क्या आपको बॉडी में साइन एंड सिम्टम, क्या आपको लक्षण देखने को मिलता है। तो क्या हो सकता है, माइल्ड में क्या क्या आ जाएगा आपका, ईचिंग साइट ऑफ एक्सपोजर, जिस साइट पर आपका एलर्जेन से एक्सपोजर हुआ वहाँ पर आप ईचिंग होगी। कोई भी पेड़ से पार्टिकुलर, कोई भी आपको फल फ्रूट वगैरह से एलर्जी है, कोई सब्सटेंस एलर्जी, और वो आपकी बॉडी से आके टच हो गया तो उससे भी आपको एलर्जी कॉज हो जाती है ना। तो पार्टिकुलर जिस जगह पर एक्सपोजर हुआ वहाँ पर ईचिंग होना, और पेरिफेरल टिंगलिंग, पेरिफेरल जगह पर आपको टिंगलिंग सेंसेशन होना, मतलब शून्यपन होना, थोड़ा वार्म होना, फुलफिल इन माउथ, आपका माउथ फुलफिल होना, थ्रोट एंड नेजल कंजेशन होना, नेजल और थ्रोट कंजेशन होना, और आ जाएगा आपका पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग, पेरी ऑर्बिटल रीजन में स्वेलिंग होना, इचिंग होना, आंखों से आंसू आने लगना, है जैसे एलर्जी की रिएक्शन में हमने देखा था वही सारी चीजें। फिर मॉडरेट में होगा तो क्या होगा, आपको सिस्टमेटिक रिएक्शन में जैसे फ्लशिंग, बॉर्म हो जाएगा, एंजाइटी होगी, इचिंग होगी। सीवियर रिएक्शन इंक्लूड ब्रोंकोस्पाज्म, सीवियर रिएक्शन होगा तो ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, एयरवे में एडिमा हो सकता है, लैरिंग्स फेरिंग्स में, और डिसेप्निया हो सकता है, कफ और विजिंग भी आपको हो सकता है।
फिर सीवियर सिस्टमेटिक रिएक्शन होगा तो क्या होगा, साइन ऑफ सीवियर एनाफाइलेक्सिस इंक्लूड हाइपोटेंशन हो जाएगा आपकी आर्टरी टिश्यू परफ्यूजन होने की वजह से, और आपकी आर्टरी ब्लड वेसल डायलेट होगी, डायलेट होने की वजह से आपको परफ्यूटिव आपको हाइपरटेंशन भी हो सकता है ना। तो परफ्यूटिव हाइपरटेंशन भी आपको हो सकता है। और दूसरा आ जाएगा वैसोडाइलेशन, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का आपका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज ऑक्सीजनेशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और स्ट्रीडोर एंड साइनोसिस ड्यू टू द एयरवे कॉन्स्ट्रिक्शन, सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म, लैरेंजियल एडिमा, सीवियर डिस्पेनिया, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, हाइपोटेंशन, डिस्फेसिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, वॉमिटिंग, डायरिया, सीजर कैन ऑक्यूर, कार्डियक अरेस्ट एंड कोमा में ऑक्यूर, कार्डियक अरेस्ट और कोमा भी हो सकता है कभी कभी कंडीशन में, राइट। तो ये तो हमारे साइन एंड सिम्टम हो गए, एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं। आपका म्यूकोक्यूटेनियस स्किन एंड म्यूकोसल एरिया में क्या क्या होगा, बार्म होगा, फ्लशिंग होगा, स्किन हाइव्स, आर्टिकेरिया, है ना, इंटेंस ईचिंग, स्वेलिंग और मीजल्स लाइक हो जाएगा, रेज हेयर स्टैंड, सिंपल सी बात है, मैं ये बता देता हूँ, है ना। ईचिंग होगा, आइस रेडनेस हो जाएगा, आंखों से पानी आने लग जाएगा, नाक से पानी आने लग जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, खुजली ज़्यादा होगी, रेडनेस आ जाएगी, है ना, और आपके फोड़े फुंसी जैसा होने लग जाएगा बॉडी पर, फीवर आ जाएगा, हाइपोटेंशन होगा, है ना, स्वेलिंग हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा, स्किन रेसेस होंगे स्किन सरफेस पर, बस यही सारी चीज़ें। उसका रेस्पिरेटरी में क्या क्या आएगा, आपको रनिंग नोज होगा, नेजल कंजेशन हो जाए, स्नीचिंग स्नीजिंग होगा, स्नीजिंग होगी, है ना, आपको सर्दी खांसी होने लग जाएगा, रेस्पिरेटरी में आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, गले में खराश हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, चेस्ट टाइटनेस होने लग जाएगा, डीप कफ होगा, ये सारी चीज़ें आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एयर फ्लो में आपको ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, ये डिसऑर्डर आपको रेस्पिरेटरी मिलेंगे। फिर गैस्ट्रो में क्या क्या मिलेंगे, जीआई ट्रैक्ट में नोजिया, वोमिटिंग, क्रैम्प्स और डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, क्रैम्प्स और डायरिया, यू ऑलरेडी नो। और कार्डियोवैस्कुलर में क्या आएगा, चेस्ट पेन होगा, पाल्पिटेशन होगा, एबनॉर्मल हार्ट बीट होगी, ब्लड प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा, है ना, विजन में डिफिकल्टी होगी, हेयरिंग में पेलर, फेंटेंस, डिजीनेस और लॉस ऑफ कॉन्शियस ही आ जाएगा, अदर में एंजाइटी, फीलिंग, ये सारे सिम्टम आपको, कंफ्यूजन, लोअर बैक पेन, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करा सकते हो आप, स्किन प्रिक एंड स्क्रैच टेस्टिंग, स्किन से आप सैंपल लेके एक स्क्रैच टेस्टिंग करा सकते हो कि भाई किस रीजन से हुआ है, स्किन प्रिक एंड स्क्रैच टेस्ट, है ना। और सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट भी करानी है वो तो आपको। और दूसरा आ जाता है इंट्राडर्मल प्रीक्यूटेनियस टेस्टिंग, इंट्राडर्मल और प्रीक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल और प्रीक्यूटेनियस टेस्टिंग, ठीक है, ये आपको डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन कराना है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में क्या करोगे, एयरवे को मैनेज करोगे, यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक में गया आपका पेशेंट तो आपको एयरवे को मैनेज करना है, उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है पेशेंट को तो आपको क्या करना है, उसको नेजल O2 लगाना है, आपको मास्क लगाना है, बाईपैप, इवन आपको कंडीशन थ्रेटनिंग हो रही है तो इंटूबेट करके पेशेंट को आपको वेंटिलेट भी करना पड़ सकता है, ब्रीथिंग मैनेजमेंट करना है, एयरवे को आपको, एयरवे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको आपको मैनेजमेंट करना है, जैसे कि आपको सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है ना, उसके सिटिंग पोजीशन वगैरह एलिवेट करना, ठीक ठाक करना, ज़्यादा कफ वगैरह, नेजल कंजेशन है उसको ठीक करना, ब्रीथिंग वगैरह को ठीक करना, तो ABC मैनेजमेंट आपको करना है। सर्कुलेटरी ब्लड प्रेशर यदि उसका डिक्रीज हो रहा है, वेसल्स आपका चेंज हो रही तो आप IV फ्लूइड वगैरह मेंटेन कर सकते हो, आपको वैसो कंस्ट्रिक्शन वगैरह दे सकते हो, है ना, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के लिए मेडिसिन, फ्लूइड मैनेजमेंट वगैरह कर सकते हो। फिर मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करोगे, ऑक्सीजन थेरेपी, पेशेंट को
इन केस आपको उसको सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही म्यूकोसल ब्रोंकियो स्पाज्म वगैरह की वजह से, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, तो ऑक्सीजन थेरेपी देना है, इंट्रावीनस फ्लूइड वगैरह आपको इंसर्ट करना है ताकि पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना हो, फ्लूइड उसका प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे। इपिनेफ्रिन आप इंजेक्शन दे सकते हो, इपिनेफ्रिन एंटीहिस्टामाइन दे सकते हो आप। अदर चीज़ें जैसे कि आप आ जाता है एविल हो गया, इपिनेफ्रिन नहीं है तो आप एविल दे सकते हो, डेक्सोना दे सकते हो, हाइड्रोकोर्टिसोन आप इंजेक्शन प्रेफर कर सकते हो एज पर द कंडीशन डॉक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंटीहिस्टामाइन आप दे सकते हो, फिर बीटा एगोनिस्ट दे सकते हो और कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी आप प्रेफर कर सकते हो। कौन कौन सा? फर्स्ट लाइन आ जाता है आपका इपिनेफ्रिन, एंटीहिस्टामाइन, इपिनेफ्रिन, एंटीहिस्टामाइन और बीटा एगोनिस्ट। बीटा एगोनिस्ट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हो। और कौन कौन से इंजेक्शन जो जनरली हम यूज करते हैं? इपिनेफ्रिन मैंने बताई दिया, फिर एविल, डेक्सा, इपिनेफ्रिन का 0.5 से 1 ml दे सकते हो, छोटे बच्चे हैं तो उनमें 0.1 से 0.5 ml तक आप दे सकते हो, ½ ml से 1 ml तक, और इसमें ½ ml छोटे बच्चे में। एविल, डेक्सा, हाइड्रोकोर्टिसोन, ये इंजेक्शन आप प्रेफर कर सकते हो, जनरली ब्रांड नेम से आती हैं, ज़्यादा यूज होते हैं, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, एविल, इपिनेफ्रिन वगैरह, राइट, नॉरइपिनेफ्रिन, ये आपके ज़्यादा यूज होते हैं। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करोगे? अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द एक्सटर्नल ब्लीडिंग साइट टू स्टॉप फ्लो ऑफ ब्लड एंड अलाउ नॉर्मल कोगुलेशन टू ऑक्यूर। जिस तरफ भी यदि स्टिंग बाइट वगैरह है तो वहाँ पर आप क्या करोगे? प्रेशर अप्लाइड करोगे ताकि ब्लीडिंग आपकी स्टॉप हो। एलिवेट ब्लीडिंग एक्सट्रीमली एंड कंबाइन विद द डायरेक्ट प्रेशर टू हेल्प स्टॉप वीनस ब्लीडिंग। जिस साइड ब्लीडिंग हो रही है उसको आपको एलिवेट करना है, कंबाइन करना विद डायरेक्ट प्रेशर टू स्टॉप वीनस ब्लीडिंग। सिंपल सी है नर्सिंग मैनेजमेंट। आप क्या क्या कर सकते हो? ऐसे नर्स आप ब्लड साइन वाइटल्स वगैरह चेक करोगे पेशेंट का, है ना, जो भी मेडिकेशन वगैरह इंसर्ट करने के लिए बोली वो दोगे, आईवी फ्लूइड वगैरह इंसर्ट करोगे, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दोगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोगे, और इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराने के लिए हेल्प करोगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन वगैरह भेजोगे, पेशेंट को वाइटल साइन वगैरह चेक करोगे, रिकॉर्ड करोगे, फिजिशियन को इन्फॉर्म करोगे, जो भी उसको प्रॉपर तरीके से, यदि पेशेंट को इन्फेक्शन वगैरह है तो वो आईवी मॉनिटर वगैरह करोगे ना, ब्लैंकेट वगैरह वैसा नहीं दोगे ताकि वो उसकी स्किन वगैरह से टच हो, उसकी इरिटेट वगैरह हो। बस ये सारी चीज़ें नर्सिंग मैनेजमेंट आप करते हो, ये सारी चीज़ें आपके नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाएगी। उसको एजुकेशन वगैरह दोगे, मेडिसिन वगैरह प्रॉपर टाइम टू टाइम इंसर्ट करोगे, ज़्यादा कुछ रिएक्शन हो रहे तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, राइट। तो आज के लेक्चर में इतने। आज हमने देखा आपका इम्यून एलर्जी के बारे में। आपका एलर्जी डिसऑर्डर के अंदर हमने क्या देखा? एनाफाइलेक्सिस के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन देखा, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में समझा किस तरीके से कॉज होता है। देन हमने इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, और रेस्पिरेटरी में देखा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में देखा, एंड अदर में देखा, कार्डियोवास्कुलर में देखा, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन देखा हमने, और एयरवे ब्रीथिंग मैनेजमेंट देखा, एबीसी मैनेजमेंट में क्या आ जाता है आपका? एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। मेडिकल मैनेजमेंट में ऑक्सीजन थेरेपी, इंट्रावीनस फ्लूइड, इपिनेफ्रिन, इसमें और ऐड कर लो, लिख लो, O2 थेरेपी हो गया, आईवी थेरेपी हो गया, ये तो कॉमन आप देते ही हो, राइट। नर्सिंग मैनेजमेंट में बता ही दिया, वाइटल साइन चेक करना, प्रॉपर पोजीशन वगैरह देना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करना, हेल्थ एजुकेशन देना, टाइम टू टाइम मेडिसिन वगैरह इंसर्ट करना, आईवी इंसर्ट करना, इंट्राकैथ इंसर्ट करना, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना, वाइटल साइन मॉनिटर करना, है ना। जो आपकी नर्सिंग की केयर है वो आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड करोगे। ये हो गया आपका नर्सिंग मैनेजमेंट ना। जिस साइट आपको इन्फेक्शन है, इरिटेशन है, उस साइट उसको जो भी ऑइंटमेंट वगैरह है वो अप्लाई करना, ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उसको प्रेशर करना, बैंडेजिंग वगैरह करना,
ये सारी चीज़ें आपके नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होती है, राइट। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और कुछ आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। मैं कल के लेक्चर में कोशिश करूँगा उसको कवर करने के लिए, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू।